अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आमना और आप देख रही हैं द मैड शीप। हमारा आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो चलिए आज के टॉपिक तरफ चलते हैं। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी तो है नॉन ड्रग थेरेपी। इसमें हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। और इसके अलावा है ड्रग थेरेपी। इसमें हम डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं जिनकी वजह से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख पा रहे होते हैं। नॉन ड्रग थेरेपी यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हमें रिक्वायर्ड है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए, तो इसमें आती है एक तो रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, अपनी डाइट से लिपिड यानी फैट इंटेक कम करना, स्मोकिंग कम करना और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, अल्कोहल इंटेक कम करना, अगर आप सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं तो वो कम कर दें, और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना। तो अब हम डिस्कस करते हैं ड्रग थेरेपी यानी कि वो डिफरेंट मेडिसिन जो हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हैं थायराइड्स। ठीक है, थायराइड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ये इवेंचुअली हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज करते हैं। लेकिन इनकी एक साइड इफ़ेक्ट या एक जो डिसेबिलिटी है वो ये है कि इन्हें 1 मंथ रिक्वायर्ड होता है अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अपनी पीक तक पहुंचाने के लिए। यानी कि अगर इनका इफेक्ट अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो है वो हम बॉडी में देखना चाहते हैं तो हमें काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें कुछ लूप डायरेटिक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो है फ्यूरोसिमाइड और ब्यूमेटेनाइड। ये जो हैं ये भी इसी तरह हमारे ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को इस तरह से रिड्यूस कर रहे होते हैं। और लेकिन इनका एक साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब हमें कोई रीनल डिजीज़ या किडनी डिजीज़ हो तब हमें ये नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये हमारी किडनी को डैमेज करते हैं। दूसरे ड्रग्स हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इन्हें हम एस इनहिबिटर्स भी कहते हैं। जैसा कि नाम भी से पता चल रहा है ये हमारी बॉडी में एक एंजाइम एंजियोटेंसिन उसको कन्वर्ट होने से इनहिबिट करते हैं यानी रोकते हैं। ये एंजाइम हमारी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस को एक्टिवेट करता है और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये हमारी बॉडी में वाटर और सोडियम की रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और फिर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इस तरीके से ये ड्रग्स जो है वो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज होने से रोकते हैं यानी ब्लड प्रेशर को मज़ीद बढ़ने से रोकते हैं। इसमें एस इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स को हमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वाले पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस से मुराद है कि हमारी रीनल आर्टरी के अंदर नैरोनेस हो जाती है यानी कि वो तंग हो जाती है। इस तरह के पेशेंट्स में इनको एस इनहिबिटर्स को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हमारे किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देते हैं और इस तरह के पेशेंट्स में किडनी फेलियर की रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के रैशेस भी करवा सकते हैं और हमारे अंदर कफ यानी खांसी की रिस्क को भी बढ़ा देते हैं। एस इनहिबिटर्स की तरह कुछ और भी हैं जिनका नाम है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इन्हें हम ARBs भी कहते हैं यानी ARBS। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बिल्कुल एस इनहिबिटर्स की तरह ही होता है और इनका जो इफेक्ट है बॉडी में वो भी बिल्कुल एस इनहिबिटर्स की तरह ही होता है। लेकिन इनकी प्रेफरेंस एस इनहिबिटर्स पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एस इनहिबिटर्स की निस्बत कम होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है ये हमारी बॉडी के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। इनको हम ख़ास तौर पे तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स की एज ज़्यादा हो यानी ओल्डर पीपल में इस्तेमाल करते हैं और तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को एंजाइना हो यानी कि चेस्ट पेन हो। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है ब्रेडिकार्डिया यानी कि हमारी पल्स का कम हो जाना और कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद आते हैं बीटा ब्लॉकर्स।
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये हमारी बॉडी में बीटा ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स को हम ज़्यादातर तभी इस्तेमाल करते हैं जब हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट को एंजाइना भी हो, लेकिन हम बीटा ब्लॉकर्स को अक्सर दूसरी मेडिसिन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बीटा ब्लॉकर्स को अल्फा ब्लॉकर्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं वेजोडायलेटर्स को। वेजोडायलेटर्स, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, हमारी वेजल्स को डायलेट करके उनके अंदर के प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी ये भी हमारे हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहे होते हैं। इसमें दो आते हैं, एक है अल्फा 1 एंटागोनिस्ट और एक है द वेस्कुलर स्मूथ मसल वेजोडायलेटर्स। ये जो से वेस्कुलर स्मूथ मसल डायलेटर्स हैं, इसमें एक तो हाइड्रोलाजीन आता है और एक है मिनॉक्सिडिल। हम उन मेडिसिन का जिक्र करते हैं जो हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन से होने वाली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की रिस्क को डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो इसमें एक तो आते हैं स्टैटिन्स, क्योंकि स्टैटिन्स हमारी बॉडी में लिपिड्स के लेवल को डिक्रीज करते हैं। इस वजह से ये भी हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज की रिस्क को कम कर रहे होते हैं। और एक इसमें आता है एस्पायरिन। एस्पायरिन भी हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की रिस्क को डिक्रीज करता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, वो ये है कि ये हमारी बॉडी में ब्रेन हेमोरेज करवा सकता है। लेकिन इसके बेनिफिट्स इसकी रिस्क से ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर पे अगर पेशेंट 50 ईयर्स से ज़्यादा एज का हो। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हम कॉम्बिनेशन थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे मुराद ये है कि हम पेशेंट को एक नहीं बल्कि 2 मेडिसिन एक ही टाइम पर दे रहे होते हैं, और ये मेडिसिन का देना इस बात पर रिलाई करता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ कौन सी बीमारी है और उस बीमारी का कौन सा स्टेज है। कॉम्बिनेशन थेरेपी की मिसाल हम इस चीज़ से ले सकते हैं कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ हार्ट फेलियर हो, तब हम पेशेंट को थायराइड दे सकते हैं और एस इनहिबिटर दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर पेशेंट का हार्ट फेलियर की स्टेज इनिशियल है, तब हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट फेलियर अपने कॉम्प्लिकेटेड स्टेज तक जा चुका है, तब हमें बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करने होंगे। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट को एस्थमा है, तब हमें पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स बिल्कुल अवॉइड करने होंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो है वो सिचुएशन को मज़ीद एग्रावेट कर सकते हैं। इन बातों से हमें ये साबित होता है कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन हम लेते हैं, वो इस बात पर रिलाई करती हैं कि हमें हाइपरटेंशन के साथ कौन सी बीमारी है और उस बीमारी की हमारी बॉडी में क्या सूरत हाल चल रही है। पहले कि हम हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करें, मैं आपको एक और टर्म रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें यह होता है कि हम डिफरेंट किस्म की मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ले रहे होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद हमारा ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता। इसकी 2 वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि पेशेंट्स जो हैं वो अपनी थेरेपी यानी अपना जो इलाज है वो सही तरीके से नहीं कर रहे होते, कभी मेडिसिन ले ली और कभी मेडिसिन छोड़ दी। फिर दूसरी वजह यह हो सकती है कि डॉक्टर्स को अब तक ये नहीं पता कि आपके हाइपरटेंशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल डिजीज़ कौन सी है, जिसकी वजह से वो आपको एक्यूरेट मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो अब हम डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस को। इसमें जो एक कॉम्प्लिकेशन है जो काफ़ी रेयर है, इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसको एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और बहुत ही रैपिडली हाई होता है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से हाई हो रहा होता है। इसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, हमारी आईज अफेक्ट होती हैं, हमारे किडनी अफेक्ट होता है, हमारे हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, यहाँ तक कि हमारा ब्रेन भी डैमेज होता है। इसको अगर हम जल्द अज जल्द ट्रीट नहीं करेंगे तो ये हमें डेथ तक पहुंचा सकता है। तो अब हम उन कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र करते हैं जो हाइपरटेंशन की वजह से लोगों में कॉमनली पाई जा रही हैं। इसमें एक तो आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें ये होता है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, इसमें प्लैक्स बन जाते हैं, प्लग्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो अफेक्ट हो रहा होता है और ये चीज़ हमें हार्ट फेलियर तक पहुंचा देती है। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन एक कंडीशन है जो कि सडनली होती है। इसमें पेशेंट को घबराहट हो रही होती है, उसकी पल्स जो है वो बहुत इरेगुलर हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, तो इसमें भी हमें पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें जो है वो किडनी को भी डैमेज हो सकता है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। आइज़ को डैमेज हो सकता है, जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं।
और हमारे ब्रेन को डैमेज हो सकता है, जैसे हम एनसेफेलोपैथी कहते हैं। और इस हाइपरटेंशन की वजह से हमारी बॉडी की जो मेन आर्टरी है, जैसे हम एओर्टा कहते हैं, उस पर भी काफ़ी डैमेज होता है। इसमें दो कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है एओर्टिक डाइसेक्शन। इसमें ये होता है कि हमारी एओर्टा की जो सबसे इनर लेयर है उसमें एक टीयर बन जाता है। उस टीयर की वजह से एओर्टा के अंदर वाला ब्लड एओर्टा की इनर और मिडल लेयर के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से वो इन दोनों लेयर्स को आपस में सेपरेट कर देता है, यानी सेपरेट कर देता है। अगर ये ब्लड हमारी एओर्टा की आउटर लेयर को क्रॉस करके बिल्कुल ब्लड स्ट्रीम तक आ जाए, यानी हमारी ब्लड सर्कुलेशन तक आ जाए, तो ये सिचुएशन काफ़ी डेडली हो जाती है। दूसरी चीज़ है एओर्टिक एन्यूरिज्म। इसमें ये होता है कि हमारी एओर्टा के ऊपर एक लार्ज बलून लाइक बल्ज बन जाता है। अगर ये बल्ज रप्चर हो जाए तो भी ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होती है, यानी कि पेशेंट शॉक में जा सकता है, तो हमें उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो अक्सर हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को पैरालिसिस हो गई है, जिसको हम फालिज भी कहते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये बनती है कि हाइपरटेंशन हमारी आर्टरीज को अफेक्ट करता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। इसी तरह हाइपरटेंशन हमारी सेरेब्रल आर्टरी को भी अफेक्ट करता है। सेरेब्रल आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। तो जब हमारी सेरेब्रल आर्टरी अफेक्ट होती है तो हमारी जो ब्रेन की न्यूरॉन्स हैं, जो कि उस ब्लड सप्लाई पर रिलाई कर रही थी, वो भी डैमेज होने लगती हैं। और ये डैमेज विद इन 5 मिनट्स हो जाता है अगर हमारी न्यूरॉन्स को सही से ब्लड सप्लाई ना मिल रहा हो। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये हमारी बॉडी के जिस हिस्से को मूवमेंट और सेंसेशन प्रोवाइड कर रही थी, अब ये नहीं ऐसा कर सकेंगी, जिसको हम कहते हैं कि पैरालिसिस हो गई है। मेडिकली हम इस चीज़ को इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।